नमस्कार दोस्तों। हम आर्थिक समीक्षा भारत सरकार की पढ़ रहे हैं और उसमें कृषि क्षेत्र पे बात चल रही है। 3 कक्षाएं अपलोड की जा चुकी हैं और यूट्यूब के ऊपर यह चौथी क्लास होगी और मैं आपसे यही कहूँगा कि इस क्लास को देखने से पहले आप पहले की तीनों क्लासेस देखेंगे तो आपकी समझ और बेहतर होगी और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये क्लास आपके वरिष्ठ अध्यापक फर्स्ट पेपर और रीट के पेपर जो L2 SST का पोर्शन है उसके लिए और SIRS के जो बच्चे हैं उनके लिए और जहाँ कहीं भी भारतीय अर्थव्यवस्था कोर्स में है उन सब परीक्षाओं के लिए बड़ी उपयोगी रहेगी। आज चौथी क्लास है कृषि की और मुझे लगता है आज अपन पूरी कर देंगे इसको। इसमें बजट और आर्थिक समीक्षा दोनों पोर्शन लिए गए हैं। इसके बाद में मैं कल ब्रेक लूँगा, कंटेंट रेडी करूँगा और उसके बाद में परसों मतलब 17 और 18 को 2 क्लासेज आएगी उद्योग क्षेत्र की, फिर 2 कक्षाएं आएगी सेवा क्षेत्र की और फिर 1 या 2 क्लासेज विदेशी व्यापार की। ऐसे करके 25 तक मैं इसको पूरा कर दूंगा और लगभग 12 से 15 क्लासेज होगी मोटा मोटा। ठीक है, मेरे प्रयास यही है कि सवाल इनमें से फंस जाए सारे। हम प्रयास ही कर सकते हैं और इससे अधिक हम कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो आपका बड़ा अच्छा समर्थन मिल रहा है, अच्छे से आप क्लासेस देख रहे हैं, कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं है, सारा कुछ पॉजिटिव है। आपके कमेंट्स जो आते हैं इस वीडियो के नीचे वो बड़े प्रेरित करते हैं हमें। वो पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ हम पढ़ा देना चाहिए ये। ठीक, तो कमेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेट करते हैं, तो ये भी एक प्रेरणा का साधन है। हालांकि मैं तो काम करने पे विश्वास करता हूँ, बाकी चीज़ें नहीं देखता, फिर भी कमेंट अच्छे आते हैं तो और अच्छा करने की इच्छा होती है। ठीक है, तो बात को शुरू कर रहे हैं। कल जहाँ छोड़ा था, कल हमने ई नाम योजना पे छोड़ा था जिसमें हमने कहा था कि मार्केटिंग जो होती है एग्रीकल्चर की, मार्केटिंग के बारे में मैंने आपको कहा था कि फसल बोने से पूर्व से लेकर और मार्केट के अंदर फसल बेचने तक की पूरी प्रक्रिया बेसिकली मार्केटिंग कहलाती है। तो इसमें दक्षता बढ़ाने और मूल्य निर्धारण में सुधार करने के लिए सरकार ने ये योजना शुरू की थी। इसको आप लिखना भी, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ई नाम योजना का संबंध किससे है। तो ये लाइन लिख लोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। और इस हेतु ये लोग क्या करते हैं, ये पैकेजिंग गुणवत्ता ढांचे का विकास इसमें किया जाता है। तो APMC जो है आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव मार्केटिंग कमेटीज, तो उनके लिए वो सारा ये काम करते हैं। ये 3-4 लाइन्स लिख लेना, मैंने शायद स्टार्ट करना भूल गया कल इसको। आज हम बात करेंगे कृषि पर क्लाइमेट के क्या इफेक्ट रहते हैं, कृषि पर जलवायु के क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखो, राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई गई थी, ठीक है, नेशनल फ्रेमवर्क बनाया गया था NAPCC। ये एक फ्रेमवर्क है पूरा का पूरा। इसमें 9 मिशन थे टोटल, उनमें से एक मिशन NMSA है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सतत कृषि होती क्या है, पहले आप ये समझना। देखिए, सतत कृषि का क्या मतलब है ये आपको लिखना भी है। मैं रेड पेन इसलिए यूज कर रहा हूँ, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जहां जहां मैं लाल पेन यूज करूँ, जहां स्टार लगा देता हूँ, वो आपको बुकलेट में नोट करना है। ये मैंने पहले वीडियो में बताया, सेकंड में बताया, थर्ड में बताया। कई बच्चे नए जुड़ते हैं तो उनको पता नहीं होता, तो रेड पेन वाले सारे पॉइंट्स आपको अपनी बुकलेट में नोट कर लेने हैं। तो सतत कृषि होती क्या है, इसको हम पोषणीय कृषि भी कह सकते हैं, इसको हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं। इसमें बेसिक होता क्या है कि जब भी हम खेती करते हैं तो निश्चित तौर पे प्राकृतिक संसाधन के रूप में मृदा का उपयोग करते हैं। और जो मृदा है ये आपको पता है कि अनवीकरणीय संसाधन है, जिसको हजारों सालों तक इसकी उर्वरता को वापस नहीं लाया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में मृदा को अगर अपन कंटिन्यू उसके ऊपर कृषि करते हैं तो मृदा की उर्वरता माना जाता है कि कम हो जाती है। और अपन अगर अवैज्ञानिक तरीकों से करते हैं, गलत तरीकों से अगर खेती करते हैं, तो मृदा की उर्वरता का निरंतर ह्रास होता है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल जिसे हम कहते हैं, और धीरे धीरे मिट्टी है वो अनुपजाऊ हो जाती है। तो सतत कृषि ये कहती है कि हमें कृषि भी करनी है,
और बड़े वैज्ञानिक तरीकों से करनी है, जिससे कृषि की फर्टिलिटी पर कोई भी नेगेटिव असर नहीं हो, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल नहीं हो। ऐसी प्रणालियों को, ऐसी खेती को हम सतत पोषणीय कृषि कहते हैं। ये आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना मिट्टी के हम नहीं। व्यक्ति का जीवन मिट्टी से चल रहा है, खाद्यान्न सारे मिट्टी से आ रहे हैं, और उद्योग जितने भी हैं, इन सारों उद्योगों को जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है वो मिट्टी से प्राप्त हो रहा है। तो बिना मिट्टी के मनुष्य का जीवन कल्पना भी हम नहीं कर सकते। और अगर ये मिट्टी अनउपजाऊ हो गई, अगर डिग्रेडेड हो गई, तो भावी पीढ़ियां संकट में आ जाएगी। इसलिए इसका संरक्षण करना बेहद जरूरी है। इस हेतु ये कहा जाता है, ये सतत पोषणीय कृषि का कंसेप्ट आया कि हमें मिट्टी का उपयोग भी करना है, खेती भी करनी है, और इस तरह से करनी है कि भावी पीढ़ियों तक मृदा जो है वो आपके इसी उपजाऊपन के साथ में उनको प्राप्त हो। ऐसी कृषि को हम सतत कृषि बोलते हैं। तो ये सतत कृषि का मिशन चलाया गया है, जिसमें हमें खेती को है वो बढ़िया तरीके से करना है, ताकि मिट्टी की उपजाऊपन भी खत्म नहीं हो। इसमें क्या किया जा सकता है? मृदा के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। इसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन करना, मतलब जब आप कोई खाद डाल रहे हैं तो अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में भी नहीं हो, और जो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व कम है वही डाला जाए। एन कम है तो एन ही डाला जाए, पी कम है तो उसमें पी डाला जाए, कितना कम है उसी क्वांटिटी में डाला जाए। ऐसे भर भर के नहीं डालना उसमें। अगर ऐसे डालेंगे तो फिर वो मिट्टी अपना उपजाऊपन खो देगी। साथ में फसलों का बीमा भी करना है, ताकि क्या होगा, कृषि में मशीनीकरण बढ़ेगा। कृषि के अंदर परामर्श भी देनी है किसानों को। मूल्य श्रृंखला जो है, वैल्यू चेन जिसे हम कहते हैं, उसको भी मजबूत करना है, ताकि किसान जो है वो आपके उसको अच्छी वैल्यू फसलों की मिल सके। ये सारे प्रयास करने, जैविक और प्राकृतिक कृषि पर जो आपके पद्धतियां हैं उनको अपनाना है। तो ये राष्ट्रीय सतत कृषि है। इसका प्रश्न कैसे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत कृषि को परिभाषित करता है? तो कुछ बातें हमारे को समझनी होती है, रटनी नहीं होती। ये समझने का पॉइंट है। यहाँ पे इतना लिख लेना और ये कुछ पॉइंट्स ऐड कर देना, ठीक है। अब देखिए, इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारी योजनाएं शुरू करी थी। तो 2015 में गवर्नमेंट ने, सरकार ने 2 योजनाएं शुरू की थी जो जैविक खेती को बढ़ावा देती है। देखिए, मैं एक और बात बताऊं, जैविक खेती वो खेती है जिसमें किसान खेत के अंदर जो खाद यूज करता है, जो फर्टिलाइजर यूज करता है, वो फर्टिलाइजर आपके कंप्लीटली बायो होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। अर्थात गाय वगैरह के गोबर हो गया, घरों के अवशिष्ट हो गए, उसमें एनपीके नहीं होता, बिल्कुल भी 0% रासायनिक उर्वरक होते हैं इसमें। तो ऐसी कृषि को हम क्या कहते हैं? 0% एनपीके हो, ऐसी कृषि को हम बायो एग्रीकल्चर बोलते हैं, एनपीके। उनकी रेट बड़ी अच्छी मिलती है। तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2015 में 2 बढ़िया योजनाएं चलाई थी। एक परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि का मतलब होता है कि प्राचीन काल में ट्रेडिशनली जो चली आ रही है। आपको पता है कि एनपीके वगैरह बाद में आए, पहले तो हम है वो जैविक खाद यूज करते थे। तो परंपरागत कृषि विकास योजना से सीधा सा तात्पर्य यही था कि इसमें आपके जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन। ये 2 योजनाएं गवर्नमेंट ने किसके लिए चलाई थी? ये दोनों योजनाएं आपके जैविक खेती के लिए चलाई है, जैविक कृषि के लिए। और जैविक कृषि सतत पोषणीय कृषि का सबसे बढ़िया उदाहरण है। क्या मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जैविक कृषि, जिसमें जैविक कृषि का मतलब क्या हो, जिसमें 0% एनपीके हो, रासायनिक खाद हो, जैविक कृषि सतत कृषि का एक उदाहरण है। क्योंकि अगर अपन जैविक कृषि करते हैं तो मिट्टी की उर्वरकता कभी कम नहीं होगी। तो ध्यान रखना है आपको कि जो हम यहाँ बात पढ़ रहे थे ना कि सतत कृषि का सबसे बेस्ट जो
एग्जाम्पल है वो है आपके जैविक खेती। तो जैविक खेती जितनी अधिक होगी तो सतत कृषि ही है, उसमें कभी भी उर्वरकता का ह्रास मान नहीं होता, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल नहीं होता। तो जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, इसके लिए आप देखिए 2023-24 तक लगभग 15 लाख हेक्टेयर और 25.5 लाख किसानों को कवर करने वाले क्लस्टर स्थापित किए जा चुके हैं। और जो दूसरी वाली योजना है आपके पूर्वोत्तर के लिए 434 कंपनियां बनाई गई है और यह 1.73 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र को कवर करती है और 2.25 लाख के आसपास किसानों को लाभान्वित किया गया। आपको क्या करना है, आपको ये 2 योजनाओं के नाम लिखने हैं, साथ में मैंने ये पॉइंट्स लिखा, ये भी नोट कर देना है और ये लिखना है कि इस योजना के तहत आपके इतनी ज़मीन कवर की गई है और दूसरी वाली योजना में ये ज़मीन कवर की गई है, 1.73 लाख हेक्टेयर ज़मीन को कवर किया गया। और दोनों की दोनों योजनाएं किसको बढ़ावा देती है, सतत कृषि को बढ़ावा देती है। अब आप कहोगे सर ये तो जैविक कृषि की योजनाएं हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि जो जैविक कृषि है वो सतत कृषि का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। जैविक कृषि, सतत कृषि में और भी कई सारी कृषि प्रणालियां आती हैं, जैसे आपके वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां हैं और जो पहाड़ों में की जाने वाली सीढ़ीदार वगैरह वो कृषि पद्धतियां हैं, वो भी सारी की सारी सतत कृषि में आती है। सतत कृषि में कई सारे एग्रीकल्चर की टाइप्स हैं, उसमें से सबसे बढ़िया जो टाइप है वो माना जाता है जैविक कृषि। सिक्किम, असम, उन क्षेत्रों में जैविक कृषि बड़े पैमाने पे हो रही है। सिक्किम को पहला पूरा जैविक स्टेट ही घोषित कर दिया गया। राजस्थान में भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जैविक कृषि होती है। इसका नुकसान ये होता है कि फसलें कम उत्पादन होता है, तो क्या है कि जितनी डिमांड है उसको हम मैच नहीं कर पाते, सप्लाई उतनी हो नहीं पाती, क्योंकि पॉपुलेशन इस लेवल की बढ़ गई है कि इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा सा रहता लेकिन किसानों को इसकी अच्छी कीमत मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों योजनाओं को आप इस तरह से नोट डाउन कर लेना। अब है अगला पॉइंट, संबंध क्षेत्र। हमारा टॉपिक यही है, कृषि व संबंध क्षेत्र। अब संबंध क्षेत्र में क्या क्या आता है, खाद्यान्न आ जाते हैं, फसलें आ जाती हैं, संबंध क्षेत्र में वानिकी आ जाता है, मत्स्यन आ जाता है, दूध उत्पादन आ जाता है, पशुपालन आ जाता है। तो ये सारा सारा संबंध क्षेत्र में आता है। तो संबंध क्षेत्र सहनशीलता तैयार करने की क्षमता, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर कृषि में कोई पतन हो जाता है, कृषि डाउन हो जाती है, तो संबंध क्षेत्र किस तरह से उसको मैनेज कर सकता है। यहां से भी कई सारे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। अब देखिए, पशुधन क्षेत्र जो है ये कृषि में वृद्धि के महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरा है, जो समग्र कृषि परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये बात लिखने की नहीं है मगर समझने की है कि जो समग्र आपके पशुधन क्षेत्र जो है ये कृषि का एक महत्वपूर्ण संबंध क्षेत्र है। कैसे महत्वपूर्ण है आप समझिए, इस बात को समझना कि कृषि का जितना भी योगदान है, जैसे मान लो 16% योगदान है कृषि का, और ये मान के चलो कि जैसे 1 लाख रुपए भारत की जीडीपी है, तो 16,000 रुपए कहाँ से प्राप्त होते हैं, कृषि से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब उन 16,000 रुपए में से ये 30.23% जो है वो पशुपालन से प्राप्त होते हैं। क्या बोला कि लाख में से 16,000 कृषि और संबंध क्षेत्र का है। अब 16,000 का भी 30.23% मतलब लगभग 5,000 पशुपालन अकेले से आता है। तो आप समझ सकते हो कि प्राइमरी सेक्टर में कृषि और संबंध क्षेत्र में पशुपालन का एक बहुत बड़ा योगदान है। आप देखिए इसको क्या लिखा है, ये आंकड़ा आपको अच्छे से याद करना है और रट लेना आंकड़े को कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों का जो जीवीए है, ग्रोस वैल्यू एडिशन, लगभग 16% है। ठीक है, व्यवस्था में योगदान में उल्लेखनीय वृद्धि से रेखांकित होता है। जो वित्त वर्ष 2015 में इसका योगदान कितना था, 24.38%, और 2023 में बढ़ के कितना हो गया है, 30.23%। मतलब एग्रीकल्चर और संबंध क्षेत्र में भी पशुपालन का योगदान कितना है, तकरीबन वर्तमान में 30% के आसपास है।
तो बाद के वर्ष में पशुधन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अकेले कुल जीवीए का 5.5%, और अगर पूरी जीवीए की बात करोगे, पूरी जीडीपी की बात करोगे, तो लगभग 5.5% योगदान पशुधन का आ जाता है। ठीक है, तो देखिए, और 13.5% वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। अब इस बात को समझना, मैं समझाता हूँ आपको। मैंने क्या कहा कि लाख रुपए की जीडीपी है, तो इसमें 16,000 का योगदान किसका है? 16,000 का योगदान प्राइमरी सेक्टर का है, अर्थात कृषि और संबंध क्षेत्र का है। ये 16,000 का लगभग 30%, मतलब लगभग आपके 5 के किसका होगा? पशुधन का। तो ये 5% का आंकड़ा कैसे हुआ? लाख का 5%। अगर मैं बात करूं कि प्राइमरी सेक्टर में पशुपालन का योगदान कितना है, तो 30.23%। अगर पूरी जीवीए की बात करें तो पूरे जीवीए में ये कितना हो जाता है? 5.5%। अगर एग्जैक्टली आप निकालोगे तो यही आएगा, 5.5% हो जाता है। ठीक है, अब आप मुझे कहोगे सर चलो ये तो आंकड़ा समझ में आ गया, 24.38 का और 30.30 का। हमें सर ये आंकड़ा भी समझ में आ गया कि कुल जीडीपी का, चूंकि जीडीपी को नए पैटर्न से निकालते हैं तो हम उसको जीवीए बोलते हैं। ये जीवीए नया पैटर्न है, मैं राष्ट्रीय आय पढ़ाता हूँ तो उसको डिटेल से पढ़ाता हूँ, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा ये मैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि लाख का परसेंटेज निकालोगे तो ये 5% हो जाएगा, और अगर 16,000 से हिसाब से निकालोगे तो ये इस हिसाब से हो जाएगा, ये लगभग 30% हो जाएगा। अब आप मुझे कहोगे सर ये 13% क्या है? 12.99। ये है आपके CGR, मतलब चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर, कंपोजिट कह सकते हो आप, कंपोजिट ईयरली ग्रोथ रेट है ये। अब ये ईयरली को अपन एनुअल लिख सकते हैं यहाँ पे, तो कंपोजिट एनुअल ग्रोथ रेट, इसका मतलब क्या होता है? एक साल में कितनी वृद्धि हुई है पशुपालन में, साल के इनिशियल महीना और साल का लास्ट महीना, इन दोनों का देखा जाएगा, और फिर उसका एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो जो ग्रोथ होती है उसको अपन चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ठीक है। तो ये आपको बढ़िया से लिखना है कि पशुधन का कुल जीडीपी में योगदान कितना है? 5%, 5.5%, और कृषि क्षेत्र के अंदर पशुपालन का योगदान कितना है? 30.23%। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्षेत्र का आर्थिक महत्व इसके बढ़ते उत्पादन मूल्य से स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। अब आप देखिए कि इसका महत्व और भी है कि 2023 में 17.25 लाख करोड़ रुपए इसके उत्पादन का मूल्य है, कि टोटल पशुओं से जो प्रोडक्शन हुए हैं, चाहे दूध हो, चाहे ऊन हो, चाहे मांस हो, चाहे चमड़ा हो, बहुत सारे प्रोडक्शन है। उन प्रोडक्शन की वैल्यू जो है वो आपके वित्त वर्ष 2023 में 17.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। आप सोच सकते हो उसकी कितनी वैल्यू है। यहाँ पे पशुधन उत्पाद की विभिन्न शाखाओं में बहुत सारे शाखाएं, मैंने कहा पशुधन में दूध उत्पादन भी है, मांस उत्पादन भी है, ऊन उत्पादन भी है, और साथ में आपके बहुत सारे और भी बाई प्रोडक्ट होते हैं पशुओं के। उसमें दूध उत्पादन सबसे ज्यादा है। पशुधन में भी सबसे अधिक योगदान किसका है? दुग्ध उद्योग का है। ठीक है, जो 11.16 लाख करोड़ रुपए से अधिक राजस्व उत्पन्न करता है। अब आप सोचिए कि 17.5 में से भी दूध कितना आ जाता है? 11.16 लाख करोड़ रुपए का आता है, जो गेहूं और धान जैसी फसलों के उत्पादन के मूल्य को भी पीछे छोड़ देता है। तो अब आप समझ सकते हो कि कृषि व संबंध में सबसे अधिक योगदान किसका? पशुधन का। और पशुधन के कई सारे बाई प्रोडक्ट है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका? दूध उत्पादन का। ये ऐसे चीजें याद करनी है, आपको सूक्ष्मता से याद करनी है। इस प्रकार पशुधन क्षेत्र न केवल अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, बल्कि ये एग्रीकल्चर की समृद्धि और खाद्य सुरक्षा की आधारशिला भी है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका को आगे बढ़ाता है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं, लिखने की ये आवश्यकता है, इसको बहुत समझ के लिखना कि जो पशुधन है इसका टोटल 17.25 लाख करोड़ की वैल्यू के प्रोडक्शन होते हैं, जो इतना योगदान देते हैं। और इसमें भी पशुधन में भी सबसे बड़ा जो योगदान है दूध उत्पादन का, दूध उद्योग का, जो 11.16 लाख करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न करता है।
अब आप सोचिए, राजस्व उत्पन्न करता है, गवर्नमेंट को मिलता नहीं है। कैसे उत्पन्न करता है? अब जैसे किसी किसान के पास में गाय है, तो किसान क्या करेगा? अब किसान के साल भर का एक एस्टिमेटेड दूध जो किसान यूज करता है उसका मूल्य भी काउंट होगा। किसान जो उसके जो भी मक्खन घी वगैरह सब यूज करता है उसका मूल्य भी काउंट होगा। किसान जो जो ऊन बेचेगा उसका मूल्य भी काउंट होगा। डेयरी से जो प्राप्त करेगा वो भी मूल्य काउंट होगा। तो वो सारा का सारा काउंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा काउंट हो के इतना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार को ये 17.25 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, नहीं। ये क्या करता है, ये उत्पादन की वैल्यू है, तो ये किसानों के पास रहती है, इसका टैक्स सरकार के पास आता है। दूसरा क्या, जैसे ये दुग्ध उत्पादन है, तो ये राजस्व इतना उत्पन्न करता है। ये राजस्व 11.16 लाख करोड़ का करता है। मतलब आप भारत भर के किसानों को इतने रुपए पर प्राप्त होते हैं दुग्ध उत्पादन से पूरे इंडिया के अंदर। तो आप इसको यूं मत समझना कि सर भारत का बजट ही इतना नहीं है तो इसका इतना कैसे हो गया। ये केवल राजस्व सृजित होता है इतना। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो जीडीपी होती है ये सरकार के पास में नहीं जाती है। जीडीपी देश की इकोनॉमी के अंदर साल भर में जितनी भी आपके उत्पादन हुआ है उसकी वैल्यू जीडीपी है। इससे अर्थव्यवस्था के आकार का पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। तो पशुधन क्षेत्र का बड़ा महत्व है और इस महत्व को समझते हुए हम और क्या क्या उपाय कर रहे हैं। हम देसी जो नस्लें हैं उनका विकास कर रहे हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन हमने चला रखा है। पशुओं के कल्याण को बढ़ाने के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए रोग नियंत्रण कार्यक्रम चला रहे हैं। गायों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई सारी साइंस का उपयोग कर रहे हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजर हो गया, चाहे सेक्स सॉर्टेड वीर्य उत्पादन हो गया, जिससे क्या होता है कि गायों में अधिक से अधिक बछड़े होते हैं तो उत्पादन अधिक होगा। और इसको और मजबूत करने के लिए जो संगठन है और स्वयं सहायता समूह है उनका हम उपयोग ले रहे हैं। इन सारे उपयोगों से हम क्या कर रहे हैं, पशुधन के इस बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए इनको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पॉइंट्स समझने के, लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे और भी प्रयास किए ताकि पशुधन का महत्व लगातार बढ़ता रहे और किसानों के दरवाजे तक, मतलब घर तक प्रजनन इनपुट पहुंचाने के लिए हमने मैत्री व्यवस्था, एआई टेक्नीशियंस आधारित व्यवस्था शुरू की है। यह आप लिखने योग्य पॉइंट है, एआई टेक्नीशियंस मैत्री व्यवस्था। इसमें क्या होगा कि किसान को घर जाके पशुओं के प्रजनन के बारे में जानकारी दी जाती है। पिछले 4 वर्षों में गोकुल मिशन के तहत ये MITRI मैत्री, ठीक है। तो गोकुल मिशन के तहत इतने सारे मैत्री सेंटर है वो स्थापित किए हैं। ग्रामीण RI का मतलब रूरल इंडिया हो जाएगा, ठीक है। और बहुउद्देश्य मतलब आपके मल्टी इंटेंशनल हो जाएगा और T का मतलब टेक्नीशियन हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टी इंटेंशनल टेक्नीशियन फॉर रूरल इंडिया ऐसा बन जाएगा। अब ऐसा नहीं होगी आप मुझे ज्ञान दे दो उस पोस्ट में आके कि सर CPDR का मतलब पर क्रॉप, और वो क्या था कल आया था ना, 1 ड्रॉप और मल्टी क्रॉप। मैंने मैक्सिमम बोल दिया था, नीचे आ गए थे बच्चे, सर नहीं मल्टी, मैक्सिमम नहीं मल्टी। भाई वो तो आपको याद करना, मेरे को तो परीक्षा देनी नहीं है। आप परीक्षा दीजिए, याद करिए, फुल फॉर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ये मैत्री सेंटर का क्या उद्देश्य है, तो मैत्री सेंटर किसके तहत स्थापित किया गया, आप कहोगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। मैत्री सेंटर क्या करता है, किसानों को उनके घर जाकर प्रजनन के इनपुट देता है। ये पॉइंट्स आपको लिखना है, मैत्री इसकी फुल फॉर्म लिखना है और साथ में लिखना है कि गोकुल मिशन का हिस्सा है और ये किसानों को उनके घर तक जाकर पशुओं के प्रजनन की बात पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये वही मैपिंग है। और इसमें क्या लिखा है देखिए, जैसे 2023-24 है, इसमें मिल्क, एग, मीट और फिश इस पे बात की गई है और किसके उत्पादन में कितनी कितनी वृद्धि हुई है। तो सालाना है वो एक तुलनात्मक चार्ट दिया गया है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है साथ में था तो ऐड कर दिया हमने। अब ये कह रहा है कि पशुपालन के साथ में मछली उत्पादन जो है वो भी एक प्रकार से सरकार को
काफ़ी बेनिफिशियल है। मछली उत्पादन भी कृषि संबद्धता का हिस्सा माना जाता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की स्थापना की गई, और ये आप लिख लेना, ऐसे नोट करके डाल देना, जो जलीय कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने और मत्स्य प्रबंधन में सुधार करने के लिए की गई। जो समुद्री तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पे मत्स्य एक बहुत बड़ा रोजगार का एक प्रकार से क्षेत्र बना हुआ है। तो गवर्नमेंट के प्रयास है कि इन क्षेत्रों में मछली उत्पादन के ऊपर काम किया जाएगा, तो निश्चित तौर पे किसानों को रोजगार भी मिलेगा और किसानों को वहाँ पे आय भी प्राप्त होगी। तो ये देश भर के अंदर इस पहल को तटवर्ती क्षेत्रों में लागू किया गया है। और इस हेतु गवर्नमेंट ने क्या किया है, जलीय कृषि अवसंरचना, समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन दोनों में एक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास किया गया है, और साथ में एक फंड भी बनाया है, मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि, FIDF। ठीक है, ये फंड बनाया है जो क्या करेगा, मत्स्य पालन और जलीय कृषि। जलीय कृषि का मतलब होता है दलदली क्षेत्र में जो कृषि की जाती है, जिसमें बहुत सारे जीवों को पाला जाता है और मार्केट में उसको सेल किया जाता है। इसमें क्या करेंगे, मछली पकड़ने के लिए बंदरगाह और फिश लैंडिंग सेंटर बनाए जाएंगे, केज जलीय कृषि की जाएगी, रीसर्कुलेटिंग जलीय कृषि होती, बायोफ्लॉक होगा। ये सारी जो टेक्नोलॉजी, विज्ञान की टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर वाले पढ़ते हैं, फिर भी आप भी लिख लेना, ताकि क्या है कि ये नए शब्द है, आपको समझ में आ जाएगा कि FIDF बनाया गया मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए। उसके लिए ये प्रयास भी कंटिन्यू किए जा रहे हैं, जिससे कि इसका भी उत्पादन बढ़े। इसके साथ साथ में खारे पानी की जलीय कृषि के विस्तार के माध्यम से बंजर भूमि को संपदा में बदलने पर केंद्रित पहल की जा रही है। मीठे पानी की मत्स्य पालन की पहल की जा रही है, ठंडे पानी की भी पहल की जा रही है। ये सारे मछलियों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, मछली उत्पादन के प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर पूरी दुनिया अनाज पे आ जाती है तो ऐसा माना जाता है कि अनाज संकट उत्पन्न हो जाएगा, और दुनिया की 90% पॉपुलेशन मछलियां खाती है, तो इसकी डिमांड बहुत रहती है। इस वजह से है वो ये विपणन, परिवहन, अवसंरचना में महत्वपूर्ण निवेश किया जाना प्रस्तावित है। इन सारे प्रयासों के कारण हुआ क्या है, प्रोडक्शन में कितनी ग्रोथ हुई है, ये पॉइंट हमारे को लिखना है। क्या लिखना, देखो, जो कुल मछली उत्पादन है अंतर्देशीय और समुद्री दोनों, ठीक है, अंतर्देशीय क्या है और समुद्री क्या है। तो गहरे सागरों में जाके जो उत्पादन होता है समुद्रों के अंदर, और वो हमें समुद्री कह देते हैं, और अंतर्देशीय में हम बाहर से और जो द्वीपों के पास से लेके आ जाते हैं वो सारा, और देश के आंतरिक भागों में भी ये सारी चीजें आ जाती हैं, समुद्रों के तटों के अलावा। 2023 में पहले जो वित्त वर्ष 2014 में ये 95.79 लाख टन मछलियों का उत्पादन हो रहा था। ये पिछले 10 साल में बढ़ के 184 लाख टन हो गया, मतलब जस्ट डबल हो गया है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत का समुद्री खाद्य निर्यात जो है, ये समुद्रों से जो जीव हमें मिलते हैं और इसको हम जो दुनिया को बेचते हैं, वित्त वर्ष 2020 में हमें इससे 46,662 करोड़ रुपए मिले थे, और 23-24 में बढ़ के हमें 60,523 करोड़ रुपए हो गए, अर्थात 29.70% की निर्यात वैल्यू में भी वृद्धि हुई है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, पहला ये याद रखना है कि मछली उत्पादन जो कि 14 में 96 लाख टन था लगभग, आप तो एग्जैक्ट आंकड़ा याद रखना, बढ़ के 23 में 184.02 हो गया, लगभग डबल है ये, ठीक है, लगभग डबल। और जो समुद्री खाद्य निर्यात था वो भी आपके पिछले 3 वर्षों में 29.70% की ग्रोथ दर्ज की गई है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये इन प्रयासों से पॉसिबल हुआ, ऐसा समीक्षा में लिखा हुआ है। सरकार ने जो प्रयास की, इनसे ये सारी ग्रोथ पॉसिबल हुई है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, PMMKSSY, ठीक है।
तो मत्स्य किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत यह प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। अब ये प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है। पहला बिंदु क्या आएगा कि यह प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना का एक भाग है। दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, इसके अंतर्गत 4 महीने की अवधि में 16.35 लाख मछली उत्पादकों, श्रमिकों, विक्रेताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं, मतलब मत्स्य उद्योग से जुड़ी हुई सारी जो चेन है, ये पूरे मत्स्य उद्योग से जुड़े हुए हैं, इनको पंजीकृत किया गया है। किस पोर्टल पर किया गया है? राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किया गया, जिसको अपन NFDP कहते हैं, NFDP, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल फिशरीज बोल सकते हो आप। तो ये फिशरीज के लिए है ताकि उनकी कार्य आधारित पहचान दर्ज की जा सके। तो अब आप समझिए कितना बढ़िया प्रश्न बनता है इसका कि राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या काम करता है कि जो भी मत्स्य इंडस्ट्री से जुड़े हुए उत्पादक है, श्रमिक हैं, विक्रेता है, प्रोसेसिंग करने वाले हैं, उन सबको संगठित करना और रजिस्टर्ड करना, ताकि हमें उन सब की चीज़ें पता चल सकें। और यह जो प्लेटफॉर्म है ये प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना का एक भाग है। इसको आपको याद रखना है और इसको शॉर्ट नोट्स डाल देना। रेड पेन मैंने किया है तो डेफिनेटली नोट्स बनाना है इसको आपको। इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, बस समझना है चीज़ों को आपको। सहकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं? देखो, सहकार का मतलब होता है साथ रहकर कार्य करना। यह एक सब के लिए, सब एक के लिए की धारणा पे काम करता है। क्या? एक सब के लिए और सब एक के लिए, और साथ में नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करता है, ताकि ये सोसाइटीज बंद भी नहीं हो। इसमें कोई प्रधान नहीं होता, सभी सदस्य होते हैं और ये सिर्फ सदस्यों के लिए सहकारी समितियां काम करती है। इस कमेटी का जो भी मेंबर बनेगा वही इसका फायदा ले सकेगा। इसको आप लिख सकते हो। अच्छा, अब देखिए ये सहकारी समितियां क्या करती है। जैसे मान लो 40 लोगों ने मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी, तो 40 ही उसके मेंबरशिप फॉर्म भरेंगे। फिर 40 लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ पैसे इकट्ठे करके एक फंड बनाएंगे। उनमें से जिसको भी जरूरत होगी वो फंड से पैसे ले लेगा, अपनी जरूरत पूरी करेगा, फिर एक नॉर्मल इंटरेस्ट रेट के साथ में पैसे वापस दे देगा। इससे क्या होगा, एक सब के लिए काम आ गए और सब मिलके एक के काम आ गए। इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट का काम है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ऐसी समितियों को हम सहकारी समितियां कहते हैं। ठीक है, अब इनको मजबूत करना बहुत जरूरी है। ये किसानों को लोन देता है, किसानों को संस्थागत ऋण देने के लिए काम करता है। संस्थागत क्या होता है, कल मैंने आपको बता दिया था। सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे रणनीतिक पहलुओं को लागू किया है। इन्होंने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के मॉडल उपनियम की शुरुआत शामिल है, जो उनके संचालन और पूरी डिजाइन करता है। मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, सहकारी समितियों की गवर्नमेंट ने प्रॉपर रूलिंग बना रखी है। इसके एक्स्ट्रा में सरकार ने दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए इनका कंप्यूटरीकरण किया है पूरा, ये भी नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके अलावा आपके बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समिति और समर्पित डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना के लिए और नई नई समितियों के भी प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके अलावा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को सामान्य सेवा केंद्रों में भी बदला जा रहा है, ताकि जिनका उद्देश्य वित्तीय सहायता से परे दूसरी सेवाएं भी देने का काम है वो कंटिन्यू किया जा रहा है। आपको बताता हूँ, आपको कृषि की सहकारी समितियाँ अलग होती है, पशुपालन की अलग होती है, मत्स्यन की अलग होती है, क्योंकि चूंकि इस क्षेत्र में ये प्राइमरी सेक्टर है और उसमें एक गरीब मध्यम वर्ग का किसान व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है, तो बड़ी बैंक तक उसकी पहुंच होती नहीं है। ऐसी स्थिति में वो सहकारी समितियों तक की पहुंच बना पाता है और ये समितियां उनको बढ़िया से काम करती है। उनके लिए नॉर्मल इंटरेस्ट रेट पे बिल्कुल 0 के बराबर पैसे देती है और उसके विकास का काम करती है। तो गवर्नमेंट को इन समितियों को
मजबूत करना जरूरी है। और समितियां गांव के अंतिम व्यक्ति तक फायदा पहुंचाती है। आज भी अगर राजस्थान में चले जाओगे आप या दूसरे स्टेट में चले जाओगे तो ये एग्रीकल्चर लोन देती है। किस समय? खरीफ फसल से 2-4 महीने पहले, ताकि किसान जो है वो आपके सोसाइटी से पैसे ले लेगा और वो पैसों से वो खेती करेगा, बीज खरीदेगा, और जैसे ही मार्च की एंडिंग आती है उस समय 0 इंटरेस्ट रेट के साथ वो पैसे वापस जमा करवा देगा। हाँ, वो अलग बात है कि इसका मिस यूज हो रहा है आजकल, बट ये समितियां जो है वो किसानों तक अपनी पहुंच रखती हैं। इसके साथ साथ आजकल सहकारी परिदृश्य को और समृद्ध करने के लिए ये पेट्रोल और डीजल आउटलेट भी बनाए जा रहे हैं, एटीएम भी स्थापित किए जा रहे हैं, डेयरी समितियों के लिए रुपे किसान कार्ड जैसे काम भी किए जा रहे हैं। तो ये नए नए जो नवाचार है ये सारे के सारे सहकारी समितियों के लिए किए जा रहे हैं। वंचित पंचायतों में 9000 से अधिक इन्होंने PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर PAC क्रेडिट AS है, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो नई समितियां ये सारी स्थापित की जा रही है, अधिक पहुंच के लिए सरकार के प्रयास के हिस्से के रूप में की जा रही है। ये सारी चीजें नई नई सेवाएं और भी विकसित की जा रही है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जितनी भी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं, जो प्राथमिक क्या है, ग्राम पंचायतों पे काम करती, नीचे के लेवल पे काम करती है, अब उनको प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र, ये आप लिख लेना कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में बदलने का काम कर रहे हैं, जो कि किसानों को आवश्यक उर्वरक और अन्य सेवाएं देने के काम भी करेगी, जो सीधी कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है। तो पहले केवल ये लोन देता था, आजकल अब ये काम क्या करेगा, ये किसान समृद्धि केंद्र बना दिए जाएंगे, जो कि किसानों को लोनिंग के अलावा उर्वरक और उससे संबंधित और भी जो सेवाएं हैं वो देने का काम करेगी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था। केवल पैसा देना ही महत्वपूर्ण नहीं है खेती को बढ़ावा देने के लिए, पैसे के साथ साथ किसानों को और भी सलाह दोगे, इसके लिए देखो वित्तीय सेवा उपलब्ध हो रही है, ग्रामीण आबादी को वित्तीय पहुंच बढ़ रही है, ये सारे के सारे काम किए जा रहे हैं। अब आता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। अब देखो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य आता है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित विनिर्माण के भीतर सबसे बड़ा नियोक्ताओं में से एक है। तो जो ये वैसे उद्योगों में चला जाता है, ये सेकेंडरी में, ये जितने भी संगठित क्षेत्र में जो रोजगार है उनका 12.41% ये अकेला देता है। संगठित क्षेत्र का रोजगार क्या होता है, देखिए, एक होता है संगठित वर्सेस असंगठित, समझना इसको आप, देखो संगठित क्या होता है, जैसे दो भाई है, एक बैंक में काम कर रहा है या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, जहाँ पे उसका आने जाने का टाइम फिक्स है, उसको सैटरडे संडे ऑफ भी मिलता है, उसको वेतन है वो बैंक अकाउंट में आ जाता है, उसका अपॉइंटमेंट ऑफर लेटर निकला था, उसको बाहर निकालने का भी कोई जेन्युइन रीजन होना चाहिए, उसकी पूरी नियम सेवा शर्तें सारी रूलिंग लगी हुई है, उसके PPF भी करता है, GPF भी करता है, उसका आपके इंश्योरेंस भी है, कवर भी दिया हुआ है, नौकरी के अगर वो नौकरी छोड़ देता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसके वो कई सारे इंश्योरेंस भी मिलते हैं, ऐसे संगठित क्षेत्र के जॉब कहलाते हैं। अब जैसे हम लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो ये संगठित क्षेत्र में है, ठीक है। दूसरा होता है असंगठित, जहाँ कोई जॉब के नियम नहीं होते, डेथ हो गई तो कुछ नहीं मिलना, वर्क का कोई टाइम नहीं होता, कोई निश्चित छुट्टी नहीं मिलती, ठीक है। ये कोई कमठा मजदूर है, किसानों के अंदर जो आपके ये श्रमिक है, दिहाड़ी मजदूर है, बिना रजिस्टर्ड कंपनियों में काम करने वाले मजदूर हैं, ये सारे के सारे असंगठित होते। इनका आंकड़े भारत सरकार के पास में नहीं होते।
सरकार चाहती है कि सारा कुछ रोजगार किस क्षेत्र का होना चाहिए, संगठित क्षेत्र का होना चाहिए। और आपको बता दूं, संगठित क्षेत्र में जितना भी रोजगार दिया गया उसमें सबसे अधिक 12.41% रोजगार किसमें है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में। तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको लिख लेना है। वित्त वर्ष 2024 में कृषि खाद्य जो है निर्यात का जो मूल्य था, जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात शामिल है, जो कि 46.44 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच गया, जो भारत के कुल निर्यात का लगभग 11.7% है। मतलब ये दुनिया को जितना भी हम निर्यात करते हैं उन निर्यातों में लगभग 11.7% निर्यात खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से होता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में क्या होता है कि जिसमें हम रॉ मटेरियल जो गेहूं से प्रसंस्कृत करके ब्रेड बनाना, ये सारा खाद्य प्रसंस्करण में चला जाता है। तो ये सारा खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात का हिस्सा 2018 में 14.9% था, अब जो है वो आपके 23.4% हो गया है। तो कृषि खाद्य निर्यात का जो मूल्य है, जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात शामिल है, 46.44 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो भारत के कुल निर्यात का कितना है, 11.7% है। तो भारत में जितना भी टोटल एक्सपोर्ट होता है उन एक्सपोर्ट में प्रसंस्कृत जो प्रोसेसिंग खाद्य है उसका निर्यात है वो 11.7% है। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। और जो कृषि का जो कुल निर्यात होता है उसमें इसका योगदान कितना है, 23.4% है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको लिखना, ये तीनों आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2016 में लेके आए थे, इसको लिखना है आपको। ये योजना आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास और खेत से लेकर मार्केट तक सप्लाई श्रृंखला को अनुकूल पर केंद्रित है। कितना बढ़िया योजना है ये। मतलब क्या है इस बात का, बुनियादी ढांचे का विकास करना, जिसमें सड़कें बनाना, ट्रांसपोर्टेशन, ताकि खेत का प्रोडक्शन मंडी तक आसानी से पहुंच सके और समय पर पहुंच सके। कोल्ड स्टोरेज बनाना, ताकि जल्दी नष्ट होने वाली वस्तुएं जल्दी नहीं हुआ। साथ में खेत से लेके मार्केट तक पूरी चेन को अनुकूल करने के लिए ये योजना लेके आए हैं। इसका सीधा ही आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का है, ये लिखना है। 2016 की योजना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि फसल कट जाने के बाद होने वाले नुकसान को कम करना, क्योंकि फसल कटने के बाद में भी समय पर अगर फसल मंडी तक नहीं आती है तो फसलें खराब हो जाती है। तो अगर बढ़िया से कोल्ड स्टोरेज होंगे, सड़कें जबरदस्त होगी, मार्केट नजदीक होंगे, तो फसलें कम से कम खराब होगी। प्रोसेसिंग क्षमताओं को बढ़ाकर निर्यात स्तर को और बढ़ाना, इस उद्योग की समग्र उन्नति को बढ़ावा देना, ये सारी काम करना। 4600 करोड़ का बजट दिया गया है इस योजना को। ये सारे पॉइंट्स लिख लेना आप। खाद्य प्रसंस्करण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, तो एक ये भी योजना है, इसको भी आपको लिख लेना है। 2021 में स्टार्ट हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने जो खाद्यान्न है उसकी ब्रांड करना और मार्केटिंग को बिल्कुल सुविधाजनक बनाकर हमें वैश्विक रूप से हमारे जो खाद्य प्रसंस्करण है उसको लेके आना सामने, ताकि वैश्विक रूप से हमारे खाद्यान्नों की जो डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि अब मार्केटिंग नहीं करोगे, ब्रांडिंग नहीं करोगे, तो दुनिया में हमारे खाद्यान्नों की डिमांड नहीं होगी। तो दुनिया में हमारे खाद्यान्न की डिमांड बढ़ाने के लिए ब्रांडिंग करना, मार्केटिंग करना, इस हेतु ये योजना लाई गई है और इसके लिए ये निवेश किया गया है। तो ये 2 पॉइंट्स आप है वो ऊपर वाले लिख लेना। ठीक है, मैं स्टार कर देता हूँ। स्टार ही किया, हाँ स्टार ही की, ऐसा नहीं क्रॉस समझ के आप उसको छोड़ दो। एक योजना ये भी है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, ये 2020 में शुरू की गई। अब ये क्या है, इसमें जो सूक्ष्म खाद्य है उसकी उन्नयन के लिए तकनीकी और वित्तीय और व्यावसायिक सहायता सहित व्यापक सहायता प्रदान करना, और इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण देना करने का काम किया जा रहा है। ये ऊपर वाली लाइन महत्वपूर्ण है, बाकी कोई मतलब नहीं है। खाद्य प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा को सक्षम बनाना। आपको पता है कि भारत शायद दुनिया का वो चुनिंदा देश है जहाँ पे फूड की भी गारंटी दी जाती, कोई भी भूखा नहीं मरेगा।
मिलेगा। इस हेतु आपको पता होगा 2013 में एक योजना लेके आए थे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसने खाद्य सुरक्षा को एक बड़ा आयाम दिया है। अब जो NFSA है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, NFSA कानून रूप से ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, TPS बोलते हैं, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, TPDS बोलते हैं इसको, ये आपके L2 के कोर्स में भी है, के तहत मुफ्त में खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है, जो 2011 की जनगणना के अनुमान में 81.35 करोड़ लोगों के बराबर है। इसलिए लगभग 2/3 आबादी को अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम में शामिल किया गया है। तो अगर आपसे पूछें कि देश की कितनी आबादी NFSA कवर करता है, 81.35 करोड़ लोग कवर होते हैं, जो कि 75% ग्रामीण है और 50% शहरी आबादी है। ये टारगेटेड है। टारगेटेड का मतलब होता है जरूरतमंद, और टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए यहाँ तक भोजन पहुंचाया जा रहा ताकि कोई भी भूखा नहीं मरे। यही इस अधिनियम का मेन मोटो है। तो आपको ये भी लिखना, ये भी लिखना बड़ा महत्वपूर्ण है। एक सरकार ने प्रधानमंत्री, ये जो लिखा है ना हमने, ये तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम का था। दूसरा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वो ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये कोविड-19 के टाइम में आई थी। गरीब और कमजोर लोगों को पीड़ा को कम करने के लिए योजना शुरू की गई थी। 80 करोड़ लाभार्थियों के लिए नियमित आवंटन किया गया। 1 जनवरी 2024 से 5 वर्षों के लिए मुफ्त खाद्यान्न का उपबंधन किया गया और ये सारी प्रतिबद्धता दर्शाई गई। यही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए हुआ था देश भर के अंदर, और ये सारा काम किया गया था। तो इसको आपको यहाँ तक का पॉइंट है वो ऐड कर देना है। गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड में बांटा ही था अनाज, आपको पता होगा। ये जो राशन की दुकानें हैं गाँव के अंदर, जो ये वितरण प्रणाली पे काम करती हैं, वहाँ से वितरित किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक गोदाम रसीद आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, ये जो छोटे और सीमांत किसान हैं, फसलों के बाद ऋण देने की सुविधा के लिए सरकार ने ये गारंटी योजना शुरू की गई है। इसके अलावा इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, ये पूरी हो जाती है। अब जो एक सेकेंड, अब हम क्या पढ़ेंगे, 2025-26 का जो बजट आया, इस बजट में कृषि से संबंधित क्या क्या आंकड़े थे, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, आगे का मामला बजट का है पूरा, और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बजट के अंदर क्या व्यवस्थाएं की गई एग्रीकल्चर को लेके, अब हम थोड़ा वो देख लेते हैं, इसके बाद हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, और बजट का पॉइंट ज़्यादा अच्छे से याद रखना, क्योंकि प्रश्न पूछने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। देखिए क्या किया इन्होंने, कृषि विकास को बढ़ावा और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाना, ये इनका टारगेट था इस बार। इस हेतु क्या कार्यक्रम तय किए, देखिए। इस हेतु इन्होंने बिहार में मखाना बोर्ड बनाया। मखाने होते हैं ना जो प्रोटीन से युक्त मानते हैं हम उसको, उनका उत्पादन अच्छा होता है, तो इसका उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन में सुधार लाना और FPO का गठन करना। उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्शन को बढ़ाना, प्रसंस्करण का मतलब होता है कि उस प्रोडक्शन को आपके प्रोसेस करना, अच्छे खाद्यान्न में कन्वर्ट करना ताकि टाइम पे खराब नहीं हो। फिर उसकी वैल्यू एडिशन करना, क्योंकि अगर जैसे मखाना है उसको अगर बढ़िया से फैक्ट्री में जाके उसको अच्छा रूप दे दिया जाता है, उसका वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। फिर मार्केटिंग के जरिए सुधार लाना ताकि मार्केट में वो अच्छे से बेच सके। ये एक तो ये काम करना। दूसरा, KCC के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड जो था, इनको ऋण देना। 7.5 करोड़ किसानों, मछुआरों, डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋणों की सुविधा, 5 लाख तक ऋणों में वृद्धि। बीज मिशन शुरू करना ताकि बढ़िया बीज किसानों तक पहुंचाए जा सके।
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 जिलों को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम में 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावनाएं हैं, ये देख लेना। और इसके अलावा वापस कपास उत्पादकता मिशन, 5 वर्षीय मिशन से कपास की कृषि को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये मखाना बोर्ड तो रिपीट हो गया। तो ये आपको क्या करना है, ये 500 बिंदु लिखने हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बजटीय व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। ये तो कॉमन हो गया है। 500 बिंदु लिखने, उनकी एक एक लाइन है वो पीछे ऐड कर देनी है। बाकी तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये केवल ये 2 बिंदु जो है ना, ये इनको ऐड कर देना है। ये स्टार लगा देता हूं मैं ये, और 500 के नाम लिख लेना कि कौन सा इस बार के बजटीय व्यवस्था का हिस्सा है या नहीं है। तो ऐसे करके ये 500 प्रावधान या लिख लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बजट होता क्या है? बजट सरकार की आय कितनी हुई और गया कितना, व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। ठीक है, बजट में 3 वर्षों का हिसाब होता है। कितना? 3 वर्षों का, एक गए हुए वर्ष का, एक वर्तमान वर्ष का, एक आगामी वर्ष का। कैसे होता देखिए, गत वर्ष, वर्तमान वर्ष और आगामी वर्ष। बजट में 3 वर्षों का लेखा जोखा होता है। गत वर्ष के अंतिम आंकड़े जारी होते हैं। क्या? अंतिम आंकड़े, कि ये फाइनल आंकड़े हैं, क्योंकि जो साल बीत चुका है तभी अंतिम आंकड़े जारी हो पाएंगे। वर्तमान वर्ष जो है उसके अनंतिम आंकड़े, अनंतिम का मतलब होता है अस्थायी आंकड़े, ये बदल भी सकते हैं। और जैसे ही वर्तमान वर्ष गत वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके अंतिम आंकड़े आ जाते हैं। और आगामी वर्ष के अनुमानित आंकड़े, भावी अनुमानित, एस्टिमेट कह सकते हो आप। तो बजट के अंदर क्या कहते हैं कि 2000 जैसे 25-26 का बजट है, तो 24-25 के जो आंकड़े होंगे वो फाइनल आंकड़े आएंगे। 25-26 का आंकड़ा जो है वो सारा का सारा अनंतिम होगा, जो चेंजेबल होगा, जिसे हम अस्थायी आंकड़े कह सकते हैं। और 26-27 के अनुमान लगाए जाएंगे। तो 3 टाइप के आंकड़े इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और फिर बजट के 2 भाग हो जाते हैं, राजस्व पार्ट और पूंजीगत पार्ट। ये पूरा अलग चैप्टर है, मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा ये, परंतु ध्यान इस बात का रखना है कि बजट में 3 प्रावधान, 3 वर्षों की डिटेल होती है। तो इस वर्ष की जो बात है, वर्तमान वर्ष में जो 25-26 का बजट है, कुल बजट के अंदर इन्होंने कहा है कि हम 4,91,732 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, 4 लाख करोड़ रुपए, मतलब ये 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास रक्षा पे खर्च करेंगे। 2.66 लाख करोड़ हम ग्रामीण विकास पे खर्च करेंगे। 2.33 लाख करोड़ गृह मंत्रालय पे खर्च करेंगे। और 1.71 लाख करोड़ रुपए हम एग्रीकल्चर पे खर्च करेंगे, जिसको हम पढ़ रहे हैं। ये आंकड़ा आपको याद रखना है। टॉप 5 याद रखना है। ये प्रश्न परीक्षा में आता है कि बजट के अंदर निम्नलिखित मदों पर व्यय किए जाने को क्रमवार व्यवस्थित कीजिए। सबसे अधिक खर्च बजट में किस पे खर्च हो रहा है? रक्षा पे, फिर ग्रामीण विकास पे, फिर गृह मंत्रालय पे, और उसके बाद में कृषि और संबंध क्षेत्र पे व्यय किया जा रहा है। लास्ट में देखो, शिक्षा लास्ट नहीं है, शिक्षा के बाद में भी कई सारे सेक्टर है, लेकिन 5वां स्थान शिक्षा को दिया गया है। ठीक है, ये मुश्किल से कोई 2.5-3% होगा, और ये मुश्किल से 6% के आसपास होगा। ये अपना जो कृषि है वो लगभग 4-5% होगा टोटल बजट का। तो इस प्रकार से ये एक तो ये आपको आंकड़ा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ये। केंद्रीय बजट में विकास के 4 इंजनों की पहचान की गई है। बजट के अंदर कहा है कि हमें अगर विकास चाहिए तो हमें 4 हमारे पास में इंजन है जो हमें विकास की पटरी पे दौड़ा सकते हैं। सबसे बड़ा है एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर देश में दौड़ेगा तो देश में विकास अपने आप होगा। दूसरा एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, छोटे उद्योग जो हैं ये, क्योंकि इसी के द्वारा जो उत्पादन होता है वो हम दुनिया में बेचते हैं।
तीसरा है इन्वेस्टमेंट, जितना अधिक निवेश होगा उतनी अधिक इंडस्ट्री स्थापित होगी, उतना ही लोगों को रोजगार मिलेगा, उतना ही अधिक उत्पादन होगा, उतना ही अधिक हम निर्यात कर पाएंगे। तो ये 4 ऐसे सेक्टर है जो देश को विकसित कर सकते हैं। हमें इन चारों पे काम करने की आवश्यकता है। तो ये निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र सरकार की विकास योजनाओं की प्राथमिकता में है? चारों क्षेत्र हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब कृषि और कल्याण की क्या स्थिति है उस पे हम बात करेंगे। ठीक है, 2025-26 में 1.37 लाख करोड़ रुपए कृषि को आवंटित किए गए, जो कि टोटल कितना है 2.7%। ये 2.7% है। ये आंकड़ा आगे लिखा हुआ है, आंकड़ा चेंज कैसे हो, एक सेकेंड। ये संशोधित अनुमान है। फिर आवंटित इतने हुए हैं, घोषणा इतने की हुई थी कि हम इतना व्यय करेंगे, परंतु असल में आवंटित कितना किया गया है? 1.37 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया, जो कुल आवंटन का कितना है? लगभग 2.7% कृषि पे किया जा रहा है खर्चा। मंत्रालय का आवंटन संशोधित अनुमान से 2.5% से कम होने का अनुमान है। तो ये जो आपके आवंटन है 2025 के जो अनुमान थे, संशोधित अनुमान होंगे, उसकी तुलना में ये 2.5% कम है। तो मतलब पिछली बार से आवंटन थोड़ा सा कम किया गया है। और 24-25 के संशोधित अनुमान के अनुसार मंत्रालय का व्यय बजट अनुमान से 6.8% बढ़ गया है। तो होता क्या है, बेसिकली अनुमान लगाए जाते हैं भविष्य के लिए। 2024-25 के जो संशोधित अनुमान थे, मंत्रालय का जो व्यय का बजट था अनुमान से अधिक हुआ है। जो हमने पहले एक एस्टीमेट लगाया था कि भाई हम 100 रुपए कृषि पे खर्च करेंगे, तो हमारे हुए 106.8 रुपए खर्चे। तो अनुमान से अधिक व्यय किए हमने, और आवंटन जो है हमें 2.5% कम हुआ है। तो ये सारे आंकड़े याद रखने। पहला आंकड़ा क्या लिखोगे कि 25-26 में एक्चुअल में हमें बजट की कितनी बात की गई थी? तो एक्चुअल में बात तो इतनी थी, 1.71 की थी। आवंटन कितना हुआ? 1.37 हुआ, जो कि कुल बजट का कितना है? 2.7%। पहली बात। दूसरी बात, जो कि पिछले सालों की तुलना में 2.5% कम है, और पिछले साल हमने उतना खर्च किया है जितना हमने व्यय का अनुमान लगाया था, उससे अधिक हमने 6.8% व्यय किया था। ये 3 आंकड़े आपको याद रखने हैं और इनको लिख भी लेना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए कितना आवंटन हुआ है? तो ये आवंटन की मात्रा दिखाई गई है। ठीक है, 1.37 का जो आवंटन है उसकी मात्रा दिखाई गई है। बजट अनुमान कितने थे? 1.37 मतलब 1.37 लाख करोड़ रुपए। इसको समझना आप। कृषि एवं किसान कल्याण पे कितना है? वास्तविकता में कितना हुआ? 1.08, और अनुमान कितना था? ये। तो फिर संशोधित करके इन्होंने ये अनुमान किया था, तो परिवर्तन हुआ है नेगेटिव में, क्योंकि अनुमान इतना था, हुआ इतना है, जो कि -3% है। पहले इसमें बजट अनुमान 10.466 था, हुआ कितना है? 9,791 हुआ है। ये भी आपके कम है। और बजट अनुमान इतना था, इसमें कम वास्तविक अनुमान है, ये भी घटा है। तो ये सारे के सारे आप यूँ समझ लीजिए कि ये आंकड़े याद नहीं करने हैं। आंकड़ा आपको यही याद करना है कि 2.5% कम होने का अनुमान है, और इसमें ज़्यादा फंसने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये आंकड़े इतने ज़्यादा डीप जाके नहीं पूछते जनरली। मंत्रालय के कुल आवंटन में से 92% जो आवंटन है वो कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा है। देखो, ये जितना भी आवंटन है 1.3757 का, इसमें सबसे अधिक जो आवंटन है वो किसका है? वो ये है। ये मद कौन सी है? कृषि एवं किसान कल्याण। तो हम यही बात कह रहे हैं कि कुल आवंटन का 92% अकेले कृषि एवं किसान कल्याण पे विभाग द्वारा खर्च किए जाने का अनुमान है, जबकि शेष कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग द्वारा है।
शिक्षा विभाग मतलब कृषि शिक्षा का विभाग जो है वो। तो आप देख लो, सबसे अधिक तो ये है और दूसरे नंबर पे कृषि अनुदान और अनुसंधान और शिक्षा का है। तो ये 92% है टोटल का और ये आपके 8% हो गया। यही बात आपके यहाँ पे लिखी हुई, इसलिए मैंने कहा इसको करने की आवश्यकता नहीं है, ये सारा यहाँ पे वैसे ही आ जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अपने बजट का जो इनको 92% मिला है उसका 77% 3 योजनाओं पे खर्च करता है। कहाँ कहाँ करता है? पीएम किसान सम्मान निधि में करता है, जहाँ प्रति किसान परिवार को 6,000 रुपये नकद दिया जा रहा है। संशोधित ब्याज सहायता जो हमने कल पढ़ी थी कि जो भी टाइम पे केसीसी देगा तो उनको 3% अनुदान मिलेगा। और फसल बीमा योजना, इन तीनों पे 77% 3 पे खर्च हो जाता है। टोटल 92% जो आवंटन होता है उसका। ये सारे पॉइंट लिखने योग्य है। अब मंत्रालय के तहत अब इनमें से किस पे कितना खर्च हो रहा है वो बताया इसने कि ये पीएम किसान पे कितना है, ये आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बिंदु याद रख लेना। ठीक है, ये वापस वही योजनाओं पे किस पे कितना खर्च है, ये आंकड़ा याद नहीं रखना है आपको। अब कुछ योजनाओं के बारे में। पीएम धन धान्य कृषि योजना क्या थी? यह योजना राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू की गई है, इसमें राज्य भी साथ में है। इसमें 1.7 करोड़ किसानों को शामिल होगा। यह योजना कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण पहुंच वाले 100 जिलों को लक्षित करेगी। ऐसे 100 जिले जहां पे प्रोडक्टिविटी कम है, मतलब फसल सही तरीके से उत्पादित, खेती का यूज नहीं हो रहा भूमि का, और फसलों की तीव्रता भी कम है, धीरे धीरे फसल उत्पादन हो रहा है, और ऋणों की पहुंच भी बहुत कम है, जहां किसान लोन नहीं ले पा रहे, मतलब किसान बहुत एक्टिव है नहीं वहां पे। ऐसे 100 जिलों में यह योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, इसका आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। अधिक उपज देने वाले बीजों पर भी एक राष्ट्रीय मिशन चलाया गया है। तो 100 से अधिक बीज किस्मों का व्यवसायीकरण उपलब्ध सुनिश्चित कराना। तो 100 से अधिक ऐसे बीज जो फसल अधिक दे उनको जहां हर जगह पे उपलब्ध करवाया जाना। जलवायु और कीट प्रतिरोधी उच्च उपज वाले बीजों का भी विकास करना। उच्च उपज वाली बीज किस्मों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना। इस मिशन के लिए भी 100 करोड़ का आवंटन है, लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये बिंदु अपने आप ही समझ में आ जाते हैं। हाँ, इतना लिख सकते हो कि कितने किस्मों पर ये काम करेगा, 100 किस्मों पे, और 100 करोड़ का आवंटन है इसके पास में। ये दूसरी योजना है। इसके अलावा बजट के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड के तहत क्रेडिट सीमा कितनी कर दी गई है? ऋण सीमा पहले 3 लाख रुपए हुआ करती थी, अब कितनी कर दी है? 5 लाख रुपए। ठीक है, अब पहले 3 लाख तक लोन ले सकते थे, अब हम लोन कितना ले सकते हैं केसीसी पे? हम 5 लाख रुपए तक ले सकते हैं। बागवानी पर ध्यान केंद्रित करना भी बजट में मेन उद्देश्य रखा है और इसके लिए इन्होंने 500 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। ठीक है, और इसमें किसान जो संगठन हैं, सहकारी समितियां हैं, उनके माध्यम से ये सारा कार्य किया जाएगा। बागवानी में फल, वेजिटेबल्स वगैरह ये सब चीजें आ जाती, सब्जियां वगैरह, तो उनके उत्पादन पे काम किया जाएगा। तो ये आंकड़ा याद कर लेना, बाकी इसमें कुछ है नहीं। दलहन में भी आत्मनिर्भरता के प्रयास किए जा रहे हैं। दालों में इन्होंने इस हेतु 6 वर्ष की अवधि के लिए एक नया मिशन स्टार्ट किया जाएगा। मिशन का उद्देश्य क्या होगा? जो ये दालें हैं, तुअर है, उड़द है, मसूर है, इसके की खरीद के माध्यम से दलहन उत्पादन में हमें आत्मनिर्भरता हासिल करनी, हमें दूसरे देशों से दलहन खरीदने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और इस हेतु बजट में 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, और एक असम के अंदर यूरिया संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा ताकि यहाँ पर यूरिया उत्पादन होगा तो उसको हम इसका यूज करके और युक्ति संगत यूज करके दलहन का उत्पादन बढ़ाएंगे। धनराशि का उपयोग। बजटेड राशि जो है वो ये ग्रीन में दी गई है और यूटिलाइज्ड कितनी भी है ये साथ में जो निशान है वो यूटिलाइज्ड है। देखिए
सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे मैं 2020 की बात करूं तो 2020 में बजट में जितनी राशि दी थी उससे कम यूटिलाइज की गई, बाकी की लैप्स हो गई। 20-21 में देखोगे तो जितना आवंटन था उससे बहुत कम यूटिलाइज हुआ। और ये आंकड़ा आप देखिए कि 23-24 तक चलता रहा है। हालत ये थी कि 15-16 से लेके 2023-24 तक ये सारे साल में बजट में राशि आवंटन अधिक था और यूटिलाइज कम हुआ है। पहली बार 24-25 के अंदर जितना आवंटन है उससे अधिक यूटिलाइज किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है, ये 15-16 के बाद ये जो है, ये आप देखिए 25-26 के आंकड़े आने बाकी है। इसको आप कैसे याद करोगे? 15-16 से मंत्रालय ने औसत अपने आवंटित बजट का 90% उपयोग किया है। एक तो ये आपको लिख लेना है। दूसरा कि 15-16 से 2023-24 तक आवंटन से कम उपयोग हुआ है, आवंटन से कम उपयोग। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या लिखोगे कि 24-25 के अंदर आवंटन से अधिक उपयोग हुआ है। ये ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 10 सालों में कि जितना बजट में आवंटन हुआ उससे अधिक उपयोग किया गया है। ध्यान रखना इस बात का। और 25-26 का आंकड़ा अभी तक आना शेष है। पीएम किसान योजना की शुरुआत के कारण 19-20 से मंत्रालय का आवंटन पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा अधिक हुआ है। और पीएम फसल बीमा योजना और पीएम किसान के तहत अतिरिक्त खर्च के कारण 2024-25 में उपयोग भी बजट से अधिक हुआ है। बस इसी कारण हुआ है। अब अगर आपसे ये पूछें, कैसे प्रश्न आता है कि 2024-25 में आवंटन की तुलना में उपयोग अधिक हुआ, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये दो कारण है, पीएम फसल बीमा योजना और पीएम किसान योजना का अतिरिक्त खर्च हो गया और इसी वजह से ये आंकड़ा आया। यहाँ पे दो योजनाएं कारण बनी है। अब आप इसको सम्मिलित करके लिखना। कैसे लिखोगे ये? पहले तो ये पॉइंट लिखना और फिर लिखना कि 24-25 में बजट आवंटन से अतिरिक्त खर्च इन दो योजनाओं के कारण हुआ है। आगे देखते हैं। कृषि में अस्थिर विकास, चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय स्तर पर 46% लोग कृषि में लगे हुए, यह आंकड़ा हमने पहली क्लास में देख लिया था। जबकि कुल जीडीपी जो है, जिसे अपन जीवीए कह रहे हैं, ज्ञात करने के तरीके अलग होते हैं, 16% का योगदान है। ये पॉइंट हमने लिख लिया है। चूंकि यह क्षेत्र वार्षिक मानसूनी बारिश सहित जलवायु स्थितियों पर निर्भर है, इसलिए 11-12 से इस क्षेत्र में विकास कैसा रहा है? अस्थिर रहा है। 24-25 में कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो 23-24 की तुलना में 1.4% से अधिक है। तो 23-24 में वृद्धि हुई थी 1.4% और 24-25 में इसका अनुमान कितना बिठाया है? 3.8% का। यह आंकड़ा आपने पहले लिख रखा है, पहली क्लास में हमने बता दिया था। ये बिंदु लिख लेना कि कृषि क्षेत्र में 24-25 में 3.8% की वृद्धि होने का अनुमान है। 23-24 में वृद्धि कितनी हुई थी? 1.4%, क्योंकि पिछले वर्ष में अंतिम आंकड़े आते हैं, इस वर्ष के अनंतिम होते हैं और आगामी वर्ष के अनुमानित होते हैं। तो ये आगामी वर्ष का था पिछले बजट का आंकड़ा, इस बार इसमें था नहीं, यही बजट में लिखा है आंकड़ा। हालांकि कृषि समग्र अर्थव्यवस्था की तुलना में लगातार धीमी गति से बढ़ रहा है। 1-2 के बाद से कृषि उत्पादन 3% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है, जबकि शेष अर्थव्यवस्था जो है वो 7% के हिसाब से बढ़ी है। इसके परिणाम स्वरूप इस अवधि में कृषि उत्पादन दोगुना हो गया, जबकि अर्थव्यवस्था का शेष हिस्सा 4.6 गुना बढ़ गया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? कि अगर 2001-2 से लेकर वर्तमान तक की बात करें तो जितने बाकी सेक्टर है ना, सेकेंडरी सेक्टर है या तृतीय क्षेत्र है, इनमें तो 7% की ग्रोथ हुई है। एग्रीकल्चर में ग्रोथ कितनी हुई है? 3%। तो एग्रीकल्चर डबल हुआ है इन सालों में, लेकिन बाकी क्षेत्र जो है वो लगभग 4.6 गुना बढ़ गए।
तो कृषि का जो ग्रोथ है ना वो धीमी गति से हुआ है, ये आपको लाइन लिख के याद रखनी है। और कृषि के साथ में 4 क्षेत्र हम और काउंट करते हैं, फसलें, पशुधन, वानिकी और मछली। और इस दरमियान 11-12 से 22-23 के बीच जो संबंध क्षेत्र है ये चारों, इनमें 6.5% की वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में फसल में 2.1% की औसत वृद्धि हुई है। तो संबंध क्षेत्र फिर भी ठीक बढ़ा है, लेकिन संबंध क्षेत्र में फसलों की हालत थोड़ी खराब है, बाकी क्षेत्र ठीक बढ़ा है। ये तथ्य आपको नोट करके डाल देना है। इसको वापस हमने तालिका में ले लिया, ठीक है। इसको एग्रीकल्चर ज़्यादा आपने देख लिया, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अधिक है, वोलेटाइल है, बाकी इकोनॉमी जो है वो ऊपर चल रही है, तो ज़्यादा देखना नहीं है इसमें, ये हमने ऑलरेडी लिख लिया है। देखो ये जो है ना, यहाँ पे देखो, ये कोविड टाइम में अर्थव्यवस्था मर गई थी एकदम से। ये जो ये येलो कलर का, ये ओवरऑल इकोनॉमी का है। बचाया किसने था? एग्रीकल्चर ने। जब एग्रीकल्चर फिर भी पॉजिटिव था, देखिए आप, अर्थव्यवस्था को इस समय सिर्फ और सिर्फ कृषि ने बचाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृषि उत्पादकता कम रही है। 15-16 के आर्थिक सर्वेक्षण ने कम उत्पादकता को भारतीय कृषि के लिए एक बड़ी चुनौती बताया था, जो मामूली पैदावार से स्पष्ट है। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार अनाज, चावल और दालों की खेती के रकबे के मामले में भारत शीर्ष देशों में एक है। ठीक है, अब कुछ राज्यवार तुलनाएं की हुई है। धान और गेहूं की देखिए, जैसे आंध्र प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3730 किलो प्रति हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है। मतलब एक हेक्टेयर में 3730 किलो आंध्र प्रदेश में धान होता है। 3730 किलो का मतलब हो गया 3.5 क्विंटल। अरुणाचल प्रदेश में ये 1854 है, असम में 2426 है, राजस्थान में 2464 है। तो सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी धान के मामले में आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, ये राजस्थान के अंदर गेहूं की बात करोगे तो ये आंकड़े लिखे हैं, किसने लिखे हैं? ये समीक्षा के आंकड़े नहीं, बजट के आंकड़े हैं। 22-23 में क्या स्थिति है? धान की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक जो है वो 7080 का है, मतलब एक हेक्टेयर में। और भारत का औसत कितना आ रहा है, अधिक सर्वाधिक कितना आ रहा है? 4229 है, पूरे भारत की बात करें तो। और गेहूं के मामले में प्रोडक्टिविटी, गेहूं प्रति हेक्टेयर 8590 किलो का विश्व का सर्वाधिक है, और भारत का सर्वाधिक कितना है? 3537 किलो होता है एक हेक्टेयर के अंदर। ठीक है, ये पूरे भारत की बात कर रहा है और ये विश्व की बात कर रहा है। तो हम विश्व के इन आंकड़ों के मामले में बहुत पीछे चल रहे हैं, हर जगह पीछे चल रहे हैं, हालांकि विश्व का औसत भी हमारे से अधिक आ रहा है। ये तो मासिक आय का लिखा हुआ है कि कितनी आय प्राप्त होती है। ये फसलों का उत्पादन है। ठीक है, राई और सरसों के मामले में प्रथम स्थान राजस्थान का, द्वितीय उत्तर प्रदेश का, तृतीय मध्य प्रदेश का, और राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में 46.13% योगदान है। ये आप मैं दे दूंगा, आप प्रिंट करके इसको लिख के नोट्स बना देना। सरसों, बाजरा, तिलहन, अनाज, ग्वार, मूंगफली प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान और राजस्थान का योगदान। ये 10 फसलें हो जाएगी। इन 10 ही फसलों को आप याद रख लेना। ये जो भारत सरकार के आंकड़े हैं, 2023 के आंकड़े हैं, ठीक है, कृषि कल्याण मंत्रालय के आंकड़े हैं। और ये मैं हमेशा कहूँगा कि माँ सरस्वती अपने पर ऋण कभी नहीं रखती। तो ये आपका एग्रीकल्चर का टॉपिक 4 क्लासेस में पूरा हो गया है। चारों की पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरी नाम से लगभग 1,50,000 पहुंचने के आसपास है। आपका प्रेम बरस रहा है। तो ये चारों कक्षाएं पूरी हो गई है, और अब नेक्स्ट क्लास परसों लूँगा 17 तारीख को उद्योग क्षेत्र की, और फिर कोशिश करूँगा कि 15 कक्षाओं में सारा कुछ कर लूँगा। और मेरा ऐसा मुझे लगता है कि 5 प्रश्न आएंगे तो लगभग यहाँ से आप कर लोगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए
और पढ़ते रहिए और पूरे विश्वास के साथ इसको पढ़िए। डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा और मैं मेरी तरफ से पूरा 100% दे रहा हूँ, आप भी अपना 100% देना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।